हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एग्जामपुर के अंदर। तो आज जो है हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारा सेकंड चैप्टर दैट ऑफ हमारा जो 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, उसके अंदर। तो यार यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है वो जैसे कहते हैं बाइबल है, जैसे लक्ष्मीकांत बाइबल है पॉलिटी की, वैसे ही ये भी बाइबल है आपकी किसकी, इकोनॉमी। तो इसीलिए हम इस चैप्टर्स को थोड़ा बहुत ज्यादा ब्रॉड में कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी के आज सच हमारे पास कोई अच्छी किताब मार्केट में अवेलेबल नहीं। तो इसी के थ्रू हम बहुत सारे कंसेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर ऑल्दो हम उन कंसेप्ट्स को इलैबोरेटिव वे से भी हम समझें। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो डिस्कस कर लिया था वो टिल एग्रीकल्चर कर लिया था। आज जो हमें डिस्कस करना है वो करनी है हमारी इंडस्ट्री डिस्कस, ठीक है। तो जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए, और जल्दी से अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए हमें यहां से शुरू करना है इंडस्ट्री एंड ट्रेड के अंदर से। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा होगा, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि मैम इंडस्ट्री क्या होती है। तो यार जरा सोच के देखो, हम लोग जैसे बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन हम ये बात नहीं करते, बिल्कुल हम कहते हैं बैक टू बेसिक्स। एक होता है बैक टू वेदास, एक होता है बैक टू बेसिक्स। तो बैक टू बेसिक्स की बात करें, और अगर हम बात करें कि इंडस्ट्री क्या होती है, तो आप ये कह सकते हो कि इंडस्ट्री जो होती है वो चीज होती है जहां पे जो भी आपके पास रॉ मटेरियल है, जो भी स्टूडेंट्स आपके पास रॉ मटेरियल है उनको किसी फॉर्म के अंदर बदला जाता है, उनको किसी फॉर्म के अंदर जहां पे कन्वर्ट किया जाता है, ऐसी जगह को आप क्या बोलते हो, ऐसी जगह को आप बोलते हो इंडस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे एक देसी भाषा में यही कह सकते हो कि इंडस्ट्री के अंदर भीतर क्या हो गया, आपका मैन्युफैक्चरर्स का, बिजनेस पर्संस का जो है एक ग्रुप हो गया, जिनका मेन उद्देश्य क्या है, जो भी आपके पास रॉ मटेरियल है उसको यहाँ पे बदलना, किस फॉर्म में, प्रोसेस्ड गुड्स की फॉर्म में उनको बदलना, वो क्या होता है आपका इंडस्ट्री। एंड यहाँ पे जो इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। लेकिन इंडिया ने यूजुअली इकोनॉमीज किस तरह से आपका चेंज होती है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। अगर हम इंडस्ट्री के ग्राफ की बात करें ना, तो इंडस्ट्रीज का इस तरह से जो है तीनों सेक्टर्स का ग्राफ जाता है। ये होता है आपका प्राइमरी सेक्टर, ये होता है सेकेंडरी, और ये होता है टर्शियरी। लेकिन अगर आप इंडिया के केस में देखो तो इंडिया के केस में ये ग्राफ थोड़ा सा आपका बदल जाता है। इंडिया के केस में ये ग्राफ इस तरह का है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया ने डायरेक्टली आपका प्राइमरी सेक्टर से बिल्कुल थोड़ा टाइम इंडस्ट्रियल ग्रोथ विटनेस की, फिर वो टर्शियरी सेक्टर में चला गया। टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, जो कि आपका सर्विसेज के साथ डील करता है। तो इंडिया में कोई अगर आप कह दो कि आपकी सर्विसेज, तो इंडिया में कुछ सर्विस सेक्टर आपका ज्यादा बेहतरीन नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां पे सर्विस सेक्टर में काम ही नहीं किया जा रहा था इतना, सॉरी, इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना बेहतरीन नहीं था क्योंकि इंडिया में खुद के पास गुड्स की कमी थी, और इंडिया जो है उसके पास रॉ मटेरियल इतना नहीं था कि वो गुड्स को, रॉ मटेरियल जैसे मिल जाए है ना उसको, फिर वो फिनिश गुड्स बनाएगा, तो उतना नहीं था। दूसरा, उस टाइम जो हमारे पास पॉलिसीज थी 5 ईयर प्लान की, जब हमने स्टार्ट किए, वो पॉलिसीज कुछ ऐसी थी जिसमें ना तो इंपोर्ट मतलब हम करने देते थे, ना हम एक्सपोर्ट करने देते थे। ना इंपोर्ट करने दे रहे हैं या ना एक्सपोर्ट करने दे रहे हैं, तो कहाँ से आप उम्मीद कर सकते हो कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी। तो उस टाइम हमारी स्थिति ही कुछ ऐसी थी कि हम अपनी इंडियन इकोनॉमी को ओपन नहीं कर सकते थे। और इंडस्ट्रियल जो आपकी बेसिकली सेक्टर होता है, अगर मैं आपसे पूछूं
कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का रोल क्या है, रोल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया। तो क्या आप थोड़ा सोच सकते हो कि इसका रोल किस तरह का होगा यार? तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का रोल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो एक तरह से आप ये कह सकते हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बैकबोन है, ठीक है। एंड अगर इंडस्ट्रीज गुड है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है तो पैसा आएगा। तो आप ये कह सकते हो इंडस्ट्रीज हैं तो आप क्या कुछ अचीव कर सकते हो, यू कैन अचीव द डिमांड्स ऑफ द पीपल, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों की मांगे भी तो बढ़ेंगी, और वो आप इंडस्ट्री के द्वारा जो है अचीव कर सकते हो। दूसरी चीज, जब आप लोगों को नौकरी दोगे तो क्या होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, और इसी से आपकी जो है कह सकते हो आप ग्रोथ भी तो होगी भाई। कुछ तो कंट्रीब्यूट करेंगी ना इंडस्ट्रीज, तो ग्रोथ भी तो होगी कंट्री की, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, इंडस्ट्री ने कुछ प्रोड्यूस किया, अब उसके पास दो चीज एक्स्ट्रा है, वो उसका एक्सपोर्ट कर सकती है। तो एक्सपोर्ट करेगी तो बाहर से क्या आएगा, फॉरेन करेंसी आएगी, फॉरेन करेंसी आएगी, और दूसरी चीज क्या आएगी, दैट इज मॉडर्नाइजेशन, नई टेक्नोलॉजी आएगी, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये स्टूडेंट्स फॉरेन करेंसी आएगी, इसके चलते जो इंडिया को, हर कंट्री को, इंडिया को क्या, हर कंट्री को एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करना। तो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसके अंदर जो वैल्यू है वो चीजों की बढ़ जाएगी, मतलब फॉरेन एक्सचेंज में ज्यादा आपके पास बाहर का पैसा आ जाएगा, और मॉडर्नाइजेशन भी होगी। क्यों? क्योंकि बाहर से आपके पास टेक्नोलॉजी यहाँ पे इंडिया में आ रही, राइट। सो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि यहाँ पे होंगे, जिसका आपको दिमाग में रखना है। इनकम बढ़ेगी, ग्रोथ होगी, क्वालिटी जो है लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव। सो दिस इज बेसिकली यू कैन से व्हाट, दिस इज द रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया, राइट। जल्दी से एक बार पढ़ लो, फिर हम आगे मूव करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, पढ़ लिया। तो यहाँ पे आपको कुछ रीजंस हैं ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ के, या फिर आप कह लीजिए रोल है जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ का, जो आपको यहाँ पे याद रखना है थोड़ा, या फिर ये कह लीजिए थोड़ा दिमाग में अपने ये सब चीजें बिठा के रखनी। चलिए, अब यहाँ पे उन्होंने यही लिखा है कि इकोनॉमिस्ट ने ये फाइंड किया कि पुअर नेशन जो है वो कब प्रोग्रेस कर सकती हैं, जो गरीब नेशंस हैं वो तभी प्रोग्रेस कर सकती हैं अगर उनका इंडस्ट्रियल सेक्टर काफी ज्यादा बेहतरीन है। तो क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री आपकी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, और यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट होती है स्टेबल होती है। एग्रीकल्चर में स्टेबल नहीं होती, एग्रीकल्चर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होता है, और अगर याद हो मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज जो ये प्रमोट करती है वो है मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। इसीलिए हमारे जो 5 ईयर प्लान थे उन्होंने बहुत ज्यादा जो है फोकस किया इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, और हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह से इंडस्ट्रीज जो थी उनको यहाँ पे डेवलप करने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए गए। ऑल्दो उस टाइम जो थी वो अप्रोच को अच्छे से फॉलो नहीं किया गया, अगर अच्छे से फॉलो किया जाता तो शायद आज हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी अच्छा होता, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा जो इनिशियल फोकस था दैट वाज ऑन कॉटन, टेक्सटाइल एंड जूट, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास आयरन एंड स्टील फर्म्स भी आ गए थे, जिसको काफी ज्यादा वेल मैनेज किया जा रहा था। एंड ये आपके आयरन एंड स्टील प्लांट्स कहाँ पे आए थे स्टूडेंट्स? ये आपके आए थे जमशेदपुर के अंदर और दूसरा आया था कैलकाटा के अंदर। तो चाहे दो ही आए थे, लेकिन सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर आपके यहाँ पे ये 2 प्लांट्स जो थे वो लगाए गए। एंड अभी भी जो है, मतलब अगर उस टाइम की जो हालात थी वो ऐसी ना पैदा हुई होती तो इनका नंबर और ज्यादा यहाँ पे बढ़ गया। उसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो बहुत जरूरी है। देखो उस टाइम हमने जो फोकस किया वो था, देखो यहाँ पे अब मैं आपको समझा देती हूँ। इंडस्ट्री लगानी है तो इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए होगा? पैसा, इन्वेस्टमेंट चाहिए इंडस्ट्री के लिए। अब ये इन्वेस्टमेंट, या फिर आप ये लगा लीजिए इंडस्ट्री लगाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि बनाना पड़ेगा ना, तो बनाने के लिए कौन काम करे? ये 2 सवाल थे सरकार के ऊपर कि कौन इंडस्ट्री लगाए। 2 ऑप्शंस थी, आइदर गवर्नमेंट इंडस्ट्री लगाए और प्राइवेट। अब सरकार को लगा कि अगर भाई साहब प्राइवेट इंडस्ट्री लगाएगा, पहले ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक इंडस्ट्री की फॉर्म में, कंपनी की फॉर्म में इंडिया आई थी, उसने पूरे के पूरे इंडिया को तहस नहस करके रख दिया, उसके ऊपर रूल करना शुरू कर दिया। तो अगर हमने यहाँ पे अपने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया कि वो यहाँ पे आके इंडस्ट्री लगाए और जो चाहे जितना चाहे प्रोड्यूस करे एंड ऑल, तो कल को फिर से ऐसा ना हो उनमें से कोई ईस्ट इंडिया कंपनी बनके फिर से हमारे ऊपर रूल करे और हमें दोबारा से जंग जो है लड़नी पड़े आजादी के लिए। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि ठीक है भाई साहब, हम तुम्हें इतना अलाउ नहीं करेंगे, तुम्हें काम करने करते रहो, बट हम तुम्हें इंटायरली ये काम नहीं सौंपेंगे। और ये काम कौन करेगा? ये काम करेगी सरकार। लेकिन बहुत टाइम तक ये सब चीजें चलती रही, लेकिन उस टाइम ना तो हमने इंपोर्ट करने दिया, ना ही हमने एक्सपोर्ट करने दिया। इंपोर्ट के लिए जो है हमने पॉलिसी लगा दी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, एंड एक्सपोर्ट के लिए जो हमने लगा दी दैट इज एक्सपोर्ट पेसिमिज्म पॉलिसी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी एंड एक्सपोर्ट पेसिमिज्म पॉलिसी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, देखो इंपोर्ट क्या होता है? जो चीज आपकी कंट्री से बाहर जा रही है दैट इज इंपोर्ट, जो चीज आपकी कंट्री, सॉरी, जो आप बाहर से ले रहे हो दैट इज इंपोर्ट, जो आप बाहर बेच रहे हो दैट इज एक्सपोर्ट। उस टाइम सरकार ने क्या किया? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो पास किया, उसके अंदर उन्होंने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के ऊपर बैन लगा दिया कि ना तो भाई इंपोर्ट होगा ना एक्सपोर्ट होगा। इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए उन्होंने ये बोला इंडिया में ही चीजें प्रोड्यूस करो। एक्सपोर्ट के लिए उन्होंने बोला भाई साहब तुम एक काम करो, कुछ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करा इंडिया में ही बेचो। तो ये सब चीजें उस टाइम कही गई थी। तो इन सब के चलते क्या हुआ? फॉरेन रिजर्व्स की बज गई बैंड। क्यों? अब हम कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं, वो तो इंडिया में है ही नहीं है। तो क्रूड ऑयल तो अभी हमें बाहर से मंगवाना पड़ेगा ही ना। तो यहाँ पे जो क्रूड ऑयल उन्होंने बाहर से मंगवाने की बात करी, उसके लिए तो आपको डॉलर पे करने ही पड़ेंगे, लेकिन डॉलर आ ही नहीं रहे तो पे कहाँ से करोगे? तो इसी कारण जो है हमारे फॉरेन रिजर्व्स जो है वो काफी ज्यादा जो है कम हो गए। और इंडिया का उस टाइम इंपोर्ट कवर होता है। इंपोर्ट कवर क्या होता है बच्चे? जैसे हम कह सकते हैं कि कोई नेशन जो है जब वो इंपोर्ट करता है तो उसके पास एटलीस्ट इतना फॉरेन रिजर्व होना चाहिए कि वो कम से कम 5 से 6 महीने, अगर उसके पास फॉरेन करेंसी नहीं भी आ रही तब भी वो अपना गुजारा कर ले। लेकिन 1990 की बात है, 1990 के धर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्तों का इंपोर्ट कवर बच गया था। हमारे पास फॉरेन करेंसी ही नहीं बची थी, सिर्फ 2 हफ्तों की बची थी। सिर्फ 2 हफ्ते हम जो है अपना घर का खर्चा चला सकते थे। अब जैसे कोरोना काल में भी बहुत सारे लोगों के घर पे क्या हुआ है, बहुत सारे लोगों के घर में क्या सेविंग्स खत्म होंगी, वैसे इंडिया की जो ये सेविंग्स थी
वो हो गई आपकी खत्म। अब सरकार ने फिर 1990 के अंदर क्या किया, उस टाइम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे मनमोहन सिंह, और जो गवर्नमेंट थी वो थी पीवी नरसिम्हा राव की। तो कांग्रेस की सरकार थी जिसको हेड कर रहे थे नरसिम्हा राव, आपके पीवी नरसिम्हा राव, और फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। उन दोनों ने मिल बांट के ये सोचा कि भाई इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। तो दिमाग की घंटी बजी, क्या करें। तो घंटी ये बजी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से पैसा बोरो करना पड़ेगा। बाहर से हम पैसा बोरो कहाँ करें, तो गए, करेंसी चाहिए ना, तो वर्ल्ड बैंक के पास गए और आईएमएफ के पास गए। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने पूछा, भाई साहब आप लोन मांग रहे हो, हम दे भी देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप हमें ये बताओ क्या श्योरिटी है कि आप हमें लोन वापस कर दें। क्यों, क्योंकि आपने तो अपनी कंट्री के अंदर लगा रखा है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट पैसिमिज्म, ना यहाँ से कोई चीज अंदर जाएगी ना कोई बाहर जाएगी, एक तरह से आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी है, कहाँ से आप फॉरेन करेंसी लेके आओगे। तब उन्होंने सोचा कि चलो हम इस पे कुछ विचार करते हैं। तब उन्होंने कहा ठीक है, हम क्या करेंगे, हम अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करेंगे, वी विल ओपन अप आवर इकोनॉमी। हम अपनी इकोनॉमी को ओपन करेंगे ताकि यहाँ से बाहर, यहाँ पे क्या आ सके, बाहर से फॉरेन रिजर्व्स आ सके। अब जब उन्होंने ये सोच लिया कि हम अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलपीजी रिफॉर्म्स करेंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन करेंगे। एल स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, पी स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन। अब इन तीनों वर्ड्स के मतलब समझ लेते हैं क्या होते हैं। तो लिबरलाइजेशन में एल आ गया, एल मीन्स हम जो भी यहाँ पे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उन सबको थोड़ा क्या करेंगे, पहले बहुत स्ट्रिक्ट है उनको थोड़ा लीनियंट करेंगे, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन में क्या बोला उन्होंने, अच्छा लीनियंट करेंगे मीन्स पहले हर चीज के लिए आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। जैसे कि अगर किसी को यहाँ पे अपना बिजनेस जरा सा एक्सपैंड भी करना है ना, तब भी उसको क्या लेना पड़ता था, सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। जैसे कोई कंपनी है, वो कंपनी आपकी ये लगा लीजिए प्लास्टिक की क्या बना रही है, डब्बे बना रही है, टिफिन बॉक्स बना रही है। अब अगर उसको प्लास्टिक का ग्लास भी बनाना है ना, तब भी उसको सरकार से परमिशन लेनी पड़े। तो हम उस चीज को यहाँ पे खत्म करते हैं कि आपको मल्टीपल लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। एंड उस टाइम सिर्फ 5 सेक्टर्स ऐसे थे जो कि सरकार ने अपने परव्यू के अंडर रखे, और वो सेक्टर्स कौन कौन से थे आपके, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, मिनरल ऑयल्स, एंड 5th इज सर्टेन मिनरल ऑयल्स। तो सिर्फ ये 5 सेक्टर सरकार के द्वारा अपने अंडर रखे गए, बाकी सब सेक्टर्स को उन्होंने बोला कि अब आपको कुछ भी करना है आप करिए, आपको कोई भी लाइसेंस लेने की कुछ खास आवश्यकता नहीं। इस चीज को बोला जाता है लिबरलाइजेशन। एल स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन। पी का मतलब क्या हुआ कि हमने प्राइवेट सेक्टर की एंट्री अलाउ कर दी, कि अब प्राइवेट वाले भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो प्राइवेट वाले इंडस्ट्री लगाएंगे तो अब तो प्राइवेटाइजेशन होगी ही ना। और तीसरा उन्होंने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन, कि हम अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड के लिए ओपन करते हैं। मींस ये दोनों पॉलिसीज हटा दी गई। तो ये किया था सरकार ने उस समय। अब सरकार ने ये किया, मोर ओवर उस टाइम सरकार के घाटे इतने ज्यादा हो गए थे कि सरकार ये जो इंडस्ट्रीज यहाँ पे खोली थी इसको मैनेज नहीं कर पा रही थी। तो सरकार ने क्या करना शुरू कर दिया, इन इंडस्ट्रीज की प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। प्राइवेटाइजेशन कब होते हैं, जैसे कि लगा लीजिए 100 शेयर है कंपनी, अब 100 शेयर में से अगर उन्होंने 30 शेयर लगा लो, 30 शेयर जो है वो प्राइवेट को बेच दिए। 30 शेयर प्राइवेट को बेचने के बाद सरकार के पास कितने शेयर बचे, 70 शेयर बचे। अभी भी किसके पास ज्यादा शेयर है, सरकार के पास। तो अभी भी मेजर आप कह सकते हो ओनर कौन है इसका,
गवर्नमेंट। लेकिन अगर 100 में से इसने 55 शेयर जो है वो प्राइवेट को बेच दिए, सरकार के पास कितने शेयर बचे? 45। तो अब सरकार के पास बच गए 45 शेयर, तो अब ओनर कौन है? अब ओनर है आपका सरकार नहीं है, ओनर प्राइवेट। तो इस चीज को बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, और इन्हीं को बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कि दोनों अब मिलके उन्होंने काम यहाँ पे करना शुरू कर दिया। आई होप यहाँ तक कुछ कुछ बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने यही बोला है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स इन इंडिया इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। द बिग क्वेश्चन फेसिंग द पॉलिसी मेकर्स। अब बिग क्वेश्चन जो पॉलिसी मेकर्स के सामने था वो ये था, सरकार का क्या रोल हो और प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल होना चाहिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर। और जब आपकी मतलब इंडिपेंडेंस हुआ, तब आपके पास ना तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के पास इतना कैपिटल था कि वो बहुत बड़ी बड़ी जैसे आपकी कैपिटल इंडस्ट्रीज लगा सकें, जो कि आयरन स्टील की इंडस्ट्रीज हो गई वो लगा सके, ठीक है। तो उन्होंने, दूसरी बात, ना ही इतनी बड़ी मार्केट थी जिसके द्वारा जो है उनको इनकरेज किया जा सके। मोर ओवर सरकार जो है उसके दिमाग में डर था, तो इसीलिए जो है उन्होंने ये बोला कि हम जो है गवर्नमेंट को एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे रोल प्ले करना पड़ेगा इंडस्ट्रियल सेक्टर लगाने के लिए, ठीक है। और इसी के बेसिस पे सरकार अगर काम करेगी, इसका मतलब हमारी जो सोसाइटी है वो किस तरह की सोसाइटी है? सोशलिस्ट सोसाइटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सरकार जो है वो चीजें मैनेज कर रही है, राइट। और ये सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर भी ये रणनीति सामने लाई गई कि अब जो है सरकार के द्वारा चीजें जो है यहाँ पे बनाई जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे जो मेजर चीजें हैं वो कौन बनाएगा? मेजर चीजें आपका यहाँ पे सरकार ही बनाएगी, ये रणनीति लाई गई, राइट। तो गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल हो गया, एंड जो भी पॉलिसीज थी वो बनाई गई, इस तरह की पॉलिसीज बनाई गई कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको यहाँ पे डिस्करेज करा जाए और पब्लिक सेक्टर ही यहाँ पे काम करे। एंड इसी के चलते सरकार ने आपकी एक एक्ट दी थी जिसका नाम क्या है आपका, दैट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट ऑफ 1956, IPR ऑफ 1956, ठीक है। अब उससे पहले अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करें कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थी सिंस इंडिपेंडेंस से लेके, अगर हम उसकी बात करें तो यार देखो आज की डेट में जो इंडस्ट्रियल जो है ना इंडस्ट्री की ग्रोथ वो आपकी 20% तक बढ़ गई है एज कंपेयर टू द अर्लियर ईयर्स। क्यों? क्योंकि हमने अब किस किस के ऊपर काम किया है? हमने यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम किया, हमने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया है, अपनी रोड्स को बेहतर बनाया है, ये इंश्योर किया है कि प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी पानी की सप्लाई हो, ठीक है। इसके अलावा जो है पब्लिक सेक्टर ने भी एक्सपेंशन करी है, प्राइवेट ने भी करी है, ठीक है। और आप ये कह सकते हो कि जो हमने फोकस किया है वो किसके ऊपर किया है? कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री के ऊपर हमने फोकस किया है, जो कि आपकी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उसके ऊपर फोकस किया है। लेकिन स्टिल इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके चलते बहुत सारे इश्यूज भी आए गए हैं जो कि यहाँ पे लिस्ट किए गए, ठीक है। तो पहले हम इश्यूज को देखते हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम आई, तो पहली जो प्रॉब्लम आई है वो है सेक्टोरल इम्बैलेंस। पहली जो प्रॉब्लम है वो क्या है? सेक्टोरल इम्बैलेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर था वो फेल हो गया ताकि इंडस्ट्रीज को यहाँ पे वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। दूसरी यहाँ पे जो चीज हुई वो क्या हुआ? रीजनल इम्बैलेंस। कई स्टेट्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, कई ने यहाँ पे नहीं अच्छा परफॉर्म किया।
तीसरी जो यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिली दैट वाज इंडस्ट्रियल सिकनेस, बीमार इंडस्ट्री। मतलब अब सरकार का काम क्या है, लोगों के भले के लिए मतलब वेलफेयर के लिए काम करना, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है लोगों के वेलफेयर करते करते जो है खुद सिक पड़ गई, खुद बीमार पड़ गई, जिसके कारण उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है उसको अच्छे से कॉन्कर नहीं की। उसके बाद सरकारी डिपेंडेंस बहुत थी एंड सरकार के पास पैसों की कमी हो गई थी, क्यों फेमाइंस आ गए, ड्रॉट्स आ गए, लड़ाइयाँ हो गई, ठीक है। एंड सरकार उस टाइम आपका टैक्स वगैरह भी बहुत चार्ज करती थी, तो बहुत सारे लोग काम भी नहीं, सरकारी खाते थे, तो सरकारी दफ्तरों में काम आपको भी पता ही कैसा होता है, तो पुअर परफॉर्मेंस थी गवर्नमेंट और पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। ये जो सरकारी सेक्टर्स थे वो इतना अच्छा यहाँ पे काम नहीं करते थे। सरकारी सेक्टर इतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जो भी उनकी कैपेसिटी है उसकी क्या हो रही है, अंडर यूटिलाइजेशन हो रही है, कि वो प्रोड्यूस तो ज्यादा कर सकते थे लेकिन वो उतना प्रोड्यूस यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, राइट। और हमने यहाँ पे करा था, अगर ऐसी स्थिति हो तो कैपिटल जो आउटपुट रेशियो है वो आपकी बढ़ जाती है। कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब क्या हुआ कि जितना कैपिटल आपका एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने में लगेगा वो यहाँ पे बढ़ जाता है, दैट इज आई कॉस्ट, जो हेरोड डॉमर मॉडल के अंदर स्टडी। तो ये कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था हमें उस टाइम के अंदर। अब हम इसके बाद का जो प्रोसेस है वो क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सारा समझेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 में क्या है, क्योंकि थोड़ी बड़ी है, तो आप आज ट्राई करना कि इस चैप्टर के नोट्स बना लो थोड़े, ताकि आपको ओवरव्यू हो जाए, ठीक है। क्लास 11 की एनसीईआरटी खरीद लो, चाहे उसके ऊपर ही नोट्स बना लो, बट प्लीज डू मेक द नोट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए इसके साथ आपसे विदा लेते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।